Assalamu alaikum. My name is Misbah Jabbar. Welcome to DPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 4 से 15 तक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। At a given instant, a proton moves in the positive x direction in a region where there is magnetic field in the negative z direction. What is the direction of the magnetic force? Will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. अब प्रोटॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन x के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव c के अलॉन्ग है। हमने फोर्स की डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है और ये बताना है कि ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोटॉन चेंज करेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वर्टिकल लाइन से हमने जेड एक्सिस को शो किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड एक्सिस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव जी, वाई और एक्स। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट प्रोटॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स के अलॉन्ग है, तो उसकी वेलोसिटी को हमने एक्स के अलॉन्ग शो कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव जेड के अलॉन्ग है जिसको हमने कैपिटल बी से शो कर दिया। तो अब अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फोर्स का जो रिलेशन है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होती है। तो वो यहाँ पे हमारे पास y के अलॉन्ग होगी, फोर्स की डायरेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग होगी। When a proton moves along positive x axis and magnetic field is directed along negative z axis, the force on the proton according to the relation F is equal to Q V cross B is directed along y axis। अब हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं कि ये y एक्सिस के अलॉन्ग, इसकी डायरेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी आई यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं x के अलॉन्ग डायरेक्शन शो करने के लिए, b मैग्नेटिक फील्ड जो कि इक्वल है, चूँकि ये नेगेटिव z के अलॉन्ग है तो z के अलॉन्ग हम डायरेक्शन शो करने के लिए k यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, नेगेटिव z के लिए नेगेटिव k होगा, तो b इज इक्वल टू माइनस बी के। अब ये दोनों वैल्यूज जब आप फोर्स के इस रिलेशन में F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू, ये वाला नेगेटिव हम इक्वेशन के स्टार्ट में बाहर ही लिख लेते हैं, क्यू वी आई इंटू बी के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा यहाँ पे आएगा, साइन 90 के लिए मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की आएगी, तो आई और के का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल होता है माइनस जे के। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू वी पी जे हैट। अब जे हैट यूनिट वेक्टर यूज होता है y के अलॉन्ग डायरेक्शन शो करने के लिए, तो इससे हमें पता चला कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो y के अलॉन्ग होगी। अब फोर्स चूंकि y के अलॉन्ग लग रही है तो प्रोटॉन जो है वो x के अलॉन्ग ही मूव नहीं करता रहेगा, बल्कि वो एक सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हो जाएगा xy प्लेन में। No, the proton will not continue to move along x-axis. It will be deflected in a circular path in xy plane. Question number 5. Two charged particles are projected into a region where there is magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite directions, what can you say about them? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी हम चार्जेस को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो उनको सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट कर देती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप दो चार्जेस को प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और वो चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो आप उन चार्जेस के बारे में क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप दो चार्जेस को यहाँ पे इस फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो जब चार्जेस परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम देखते हैं कि एक चार्ज अपर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि ये दोनों चार्जेस ऑपोजिटली चार्ज हैं, यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो गए हैं।
When a charged particle enters in a magnetic field perpendicularly, a deflecting force perpendicular to the plane containing the direction of motion and magnetic field is applied on them according to relation F is equal to Q V cross B। जब भी चार्जेस एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम इस रिलेशन से डिफाइन करते हैं। If two charged particles enter in a magnetic field perpendicularly and are deflected in opposite directions, both particles are oppositely charged, that is, one is positively charged and other is negatively charged. Question number 6. Suppose that a charge Q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge? जब भी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट करती है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो वर्क डन क्यों नहीं होता, ये हम देखते हैं। The magnetic force on the charged particle always acts perpendicular to the direction of motion of the particle according to the relation F is equal to QV cross B. V is velocity, B is magnetic field and F is force। ये तीनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उस पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट कर रही है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यानी चार्ज की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी के अलॉन्ग होगी और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। अब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव करता है तो उस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगती है जो इसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा देती है। अब सर्कुलर पाथ के ऊपर जो टेंजेंट है ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन को इस पॉइंट पे शो कर रहा है और फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। अब इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। तो अब हम वर्क के रिलेशन से देखेंगे कि यहाँ पे वर्क क्यों नहीं हो रहा। द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज, वर्क का रिलेशन है W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल जो है वो हमारे पास 90 है, तो जब आप 90 पुट करेंगे cos 90 0 हो जाएगा, जिससे वर्क हमारे पास 0 आ जाएगा। So no work is done by magnetic force on the moving charged particles. Magnetic force is simply a deflecting force. Question number 7. If a charged particle moves in a straight line through some region of space, can you say that magnetic field in that region is zero? अभी तक हमने पढ़ा है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस को प्लेस करते हैं तो उनके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगती है। तो अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हों चार्ज पार्टिकल्स, तो क्या उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे फील्ड मौजूद नहीं है? तो पहली चीज़ तो ये कि जब भी कोई चार्जेस मूव करते हैं तो उनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मूविंग चार्जेस अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अब वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे, स्ट्रेट क्यों मूव कर रहे हैं, उसके रीजंस हो सकते हैं क्योंकि फोर्स जो क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मूविंग चार्ज क्रिएट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। If a charged particle moves in a straight line through some region of space, there are two possibilities. इसकी दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि जो चार्ज की मोशन है वो फील्ड के साथ पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो अब हम देखते हैं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल होने से क्या होगा। फॉर पैरेलल थीटा यानी एंगल 0 होगा। एंगल 0 होगा तो हमारे पास फोर्स का जो रिलेशन है, जब उसमें वैल्यूज पुट करेंगे F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये बन जाएगा F इज इक्वल टू QVB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 है तो फोर्स हमारे पास 0 आ जाएगी। और सेकंड केस ये है कि जब एंटी पैरेलल हो, यानी डायरेक्शन जो मोशन है चार्जेस की और मैग्नेटिक फील्ड जब एंटी पैरेलल होगी तो एंगल 180 होगा। अब इस 180 को भी जब आप फोर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो साइन 180 भी 0 है, तो यहाँ पे भी फोर्स 0 होगी। जब फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। अगर कोई
चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि V और B के दरमियान एंगल जो है वो 0 या 180 है, यानी चार्ज पार्टिकल की मोशन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 8, why does a picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? जब आप किसी मैग्नेट को स्क्रीन के पास लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि पिक्चर टीवी पे डिस्टॉर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो पिक्चर बनती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से बनती है। जब आप एक मैग्नेट उसके करीब लेके आएंगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से, उसके करीब आने से वहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट करेंगे और पिक्चर डिस्टॉर्ट होगी। इसका आंसर हम यूँ लिख सकते हैं, द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय स्ट्राइकिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन. When a magnet is brought near the TV screen, it applies a deflecting force on beam of electron and picture on TV screen is distorted. जैसा कि ये रिलेशन हमारे पास है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज के ऊपर, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आता है तो उसका एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 9, is it possible to orient a current loop in uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? Explain. जब भी हम किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगती है उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी ओरिएंटेशन हो सकती है कि जिससे अगर हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस ना हो। तो हम देखते हैं, The torque on a current carrying loop of n turns placed in a magnetic field is, torque का रिलेशन है हमारे पास NIAB cos alpha, where alpha is the angle between plane of the loop and the magnetic field. अब लूप रोटेट करेगी या नहीं वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग लूप है। अब इस लूप की ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे पड़ी है, तो अब परपेंडिकुलर होने की वजह से प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 90। अब इस एंगल की वैल्यू को जब हम टॉर्क के रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास cos 90 0 आ जाएगा। cos 90 0 होने से टॉर्क यहाँ पे 0 होगा। If we place a stationary current carrying loop in a magnetic field such that plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, torque acting on it will be, cos 90 होने से ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी and it will not tend to rotate, यानी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा जब कॉइल परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको परपेंडिकुलरली हम प्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, How can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a given region of space? करंट लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि एक गिवन रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं। अभी हमने देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग लूप को रखते हैं तो जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, करंट कैरिंग लूप को हर ओरिएंटेशन से, हर पॉसिबल एंगल से उस रीजन में रख के देखेंगे। अगर टॉर्क प्रोड्यूस ना हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा किसी भी ओरिएंटेशन में तो इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। A current carrying loop when placed in a magnetic field experiences a torque according to relation. टॉर्क का रिलेशन है T इज इक्वल टू NIAB cos alpha, वेयर जो अल्फा है हमारे पास वो प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। प्लेस द करंट कैरिंग कॉइल इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, इफ टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड देन फील्ड इज प्रेजेंट, यानी हम हर पॉसिबल एंगल से उसको कॉइल को रख के देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। अगर किसी भी ओरिएंटेशन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है।
If current carrying loop experiences a deflection in a certain region of space, the magnetic field is present in this region. If current carrying loop does not experience any deflection when placed all possible angles, the magnetic field in this region is 0. Question number 11. How can you use a magnetic field to separate isotopes of chemical elements? आइसोटॉप से मुराद है ऐसे सेम एलिमेंट के ऐसे जो एटम्स हैं जिनके मैस नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो अब मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह से हम इनको आइसोटॉप्स कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आइसोटॉप्स को अलग करने के लिए? तो जब हम जो आयंस होंगे उनको चार्ज्ड पार्टिकल्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है और वो सर्कुलर पाथ में उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। तो सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट करने से जो चूँकि मैसेज डिफरेंट है यहाँ पे, तो मैसेज डिफरेंट होने की वजह से जो सर्कुलर पाथ अटेन करेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स वो डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से हम आइसोटॉप्स को अलग कर लेते हैं। If singly ionized ions of an isotope are projected perpendicularly in a magnetic field with velocity v, a deflecting force compels them to move in a circular path of radius r. According to following relation, हमने चार्ज टू मैस रेशियो का डेरिवेशन जब की तो ये रिलेशन हमारे पास है E by m is equal to 2v, ये वोल्टेज है, by b square over r square। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रेडियस है वो डायरेक्टली रिलेटेड आ जाता है अंडर रूट ऑफ मैस के, यानी रेडियस डिपेंड कर रहा है मैस के ऊपर। तो चूंकि यहाँ पे मैसेज डिफरेंट है तो डिफरेंट मैसेज होने की वजह से जो सर्कुलर पाथ ये चार्ज पार्टिकल्स अटेन करेंगे उनका रेडियस डिफरेंट होगा और रेडियस डिफरेंट होने की वजह से हम आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं। Hence, isotopes of different masses will have different radii of curvature and will be separated. Question number 12. What should be the orientation of a current carrying coil in a magnetic field so that torque acting upon the coil is maximum and minimum? किस orientation में अगर हम coil को magnetic field में रखें तो torque maximum होगा और किस orientation में अगर रखें तो torque minimum होगा? तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि जब भी हम किसी भी कॉइल को करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं फोर्स प्रोड्यूस होती है, जैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अ करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क अकॉर्डिंग टू द रिलेशन T is equal to NIAB cos alpha, where alpha is the angle between plane of the loop and the magnetic field। अब ये एंगल अल्फा जो है इस पे डिपेंड करेगा कि टॉर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि डायग्राम ए में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल करंट कैरिंग कॉइल हमने रखी है ये पैरेलल है, इसका प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस होगा प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो 0 होगा और cos 0 हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी cos 0 1 है तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी टॉर्क मैक्सिमम होगा जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब दूसरे केस में आप देखें कि प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर है विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। एंगल 90 होने की वजह से cos 90 हमारे पास 0 आ जाएगा और इस ओरिएंटेशन में टॉर्क हमारे पास मिनिमम होगा। If plane of the current carrying loop is placed parallel to the magnetic field, the torque acting on the loop will be maximum as alpha is equal to 0 and torque is equal to NIAB cos 0 is equal to cos 0 1 हो जाएगा। सो हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा NIAB जब प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग लूप पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। If plane of the current carrying loop is placed perpendicular to the magnetic field, the torque acting on the loop will be minimum as alpha is equal to 90 degree and torque is equal to NIAB cos 90 degree और cos 90 0 है तो टॉर्क यहाँ पे मिनिमम होगा।
जब प्लेन ऑफ क्वाइल पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, जब प्लेन ऑफ क्वाइल परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, a loop of wire is suspended between the poles of a magnet with its plane parallel to the pole faces. What happens if a direct current is put through the coil? What happens if an alternating current is used instead? अगर हम एक प्लेन को एक मैग्नेट के दरमियान, मैग्नेट के पोल फेसेस के दरमियान सस्पेंड करते हैं तो क्या होगा अगर आप डायरेक्ट करंट उसमें से पास करवाते हैं या आप उसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं। तो डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट का तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, एक जैसा इफेक्ट ही होगा। यानी अगर आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, फोर्स प्रोड्यूस होती है और या टॉर्क प्रोड्यूस होता है या नहीं होता, वो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए और डायरेक्ट करंट के लिए सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इसमें क्वाइल को हमने इस तरह से रखा है कि वो पोल फेसेस के साथ, यानी कि जो मैग्नेट के फेसेस आपको नजर आ रहे हैं उनके साथ पैरेलल है। और अब जो क्वाइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे है। तो जब क्वाइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे है, यानी उसके साथ परपेंडिकुलर है, तो cos 90 आ जाएगा हमारे पास, cos 90 0 होगा। इसका मतलब है यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और ये क्वाइल रोटेट नहीं करेगी, चाहे आप इसको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करें चाहे इसको ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करें। The magnetic field lines originate perpendicularly from flat pole faces of the magnet. When a loop of wire is suspended between the poles of a magnet with its plane parallel to pole faces, the angle alpha between plane of the loop and magnetic field will be 90. And torque acting on the loop will be 0. क्योंकि टॉर्क का जो रिलेशन है हमारे पास वो है इक्वल टू NIAB cos अल्फा, और cos 90 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे cos 90 0 होने की वजह से टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। Hence no torque will act on the loop for both DC and AC. Question number 14, why the resistance of an ammeter should be very low? एमीटर हम यूज़ करते हैं, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। तो सीरीज़ में लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए। इसकी रेजिस्टेंस इसलिए लो होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम करंट इसमें से पास करे और करंट की एक्यूरेट वैल्यू ये मेजर करे, इसलिए हम इसकी रेजिस्टेंस कम रखते हैं। इसका आंसर आप यूँ कर सकते हैं, An ammeter is always connected in series with the circuit to measure the current. It is connected in series with the circuit so that all the current of the circuit may pass through it. If resistance of the ammeter will be large, it will decrease the current of the circuit. यानी वो करंट को यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट को डिक्रीज कर देगा, करंट ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, ज़्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी फ्लो ऑफ द करंट को, and measurement will not be accurate. Question number 15, why the voltmeter should have a very high resistance? Voltmeter potential difference या voltage measuring इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये करंट ड्रॉ ना करे सर्किट से और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करे। इसका आंसर आप यूँ कर सकते हैं, a voltmeter is always connected in parallel with the resistor or load to measure potential difference across it. Its resistance must be very large so that it does not draw a considerable amount of current and current of the circuit almost remains constant and measurement of the potential difference will be accurate. यानी हाई रेजिस्टेंस इसकी अगर होगी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करेगा, करंट ड्रॉ नहीं करेगा ज़्यादा और सर्किट का जो करंट है वो भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हाई रखते हैं हम। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।